चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। जो जो चीज़ें आ रही है मैं आपको बताती जाऊंगी और जो कट गई है वो भी बता दूंगी, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको करना क्या है, जैसे मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली उसको फॉलो करते जाना। बोर्ड्स क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकाल दोगे, ठीक है। नीट तो निकाल ही दोगे और जेई मेंस ज़रूर निकला सकती हूँ मैं, एडवांस के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एसी। हमारे घर पे क्या आ रहा है, एसी करंट, ठीक है। अभी तक आपने डायरेक्ट करंट भी सुना है और ऑल्टरनेटिंग करंट भी सुना है। डायरेक्ट करंट के बारे में क्या सुना है आपके दिमाग में? अगर 10th का कॉन्सेप्ट याद दिलाएं तो आप बोलोगे कि मैम डायरेक्ट के लिए मैम ने हमको ये ग्राफ बताया था, है ना। सब लोग मुझे यही बताएंगे कि ये वाला ग्राफ होता है आई और टी वर्सेस, जिसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। दिस इज वन ऑफ द ग्राफ ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं ये दो ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, अगेन करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और ये इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ किया है, यू कैन सी दैट ये प्लस प्लस प्लस, और एक मैंने ग्राफ ये ड्रॉ किया है। बहुत इजी चैप्टर है, बने रहो बस, रोज आओ। और ये ठीक है, तो ज़रा मुझे सोच के बताओ, क्या ये जो दो ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हैं, आर दे रॉन्ग, आर दे नॉट रिप्रेजेंटिंग डीसी? बिकॉज हमें तो डायरेक्ट करंट का मतलब ये पता है कि ऐसा करंट जिसमें करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। और कुछ पता है क्या उसके बारे में तुम लोगों को? अगर नहीं पता है तो बच्चे मैं अब लिखती हूँ। अरे मेरे को क्लास का टाइम सीरियसली। चलो, तो डायरेक्ट करंट का ये तीनों ग्राफ करेक्ट है। क्यों? व्हाट इज डायरेक्ट करंट? इट इज अ करंट इन which flows only in one direction, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। और दूसरी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो यूनिडायरेक्शनल करंट। यूनिडायरेक्शनल करंट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अच्छा, तो यूनिडायरेक्शनल करंट, और इस डेफिनेशन से हमको ये पता लगा कि दिस ग्राफ इज करेक्ट, क्योंकि करंट की वैल्यू करंट एक ही डायरेक्शन में है, प्लस उसकी वैल्यू कांस्टेंट भी है। इस ग्राफ में देखते हैं तो वैल्यू आई इज कांस्टेंट। बट अगर आप इसकी वैल्यू दूसरे और तीसरे ग्राफ में देखते हो, सेकेंड और थर्ड ग्राफ में देखते हो, तो आपको क्या मिला? द वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर अ करंट, फॉर अ डायरेक्ट करंट, the direction should not change. So this graph is also correct for direction, because for direct current, because direction is not changing, value increase decrease हो सकती है, current is वेरिंग, ठीक है, करंट वेरी कर रहा है, अच्छी बात है, करने दो। क्या सेम डायरेक्शन में है? आंसर इज यस। इस ग्राफ के अंदर भी अगर आप बोलोगे मैम करंट तो वेरी कर रहा है, करेक्ट, कोई बात नहीं, करंट वेरी करने दो, बट क्या जो वेरी कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में कर रहा है? देन इट इज अ डायरेक्ट करंट। तो ऑल द थ्री ग्राफ शोज यू डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट की अभी तक आपको डेफिनेशन क्या पता लगी? डायरेक्ट करंट इज अ करंट इन विच the value of current can be constant, it can increase, it can decrease, but it always flow in one direction. ये आपके दिमाग में सेट करना है यूनिडायरेक्शनल के लिए। अभी तक हमने जितने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सोर्स यूज किया था करंट का, सेल और बैटरी, वो आपके क्या थे? वो आपके डायरेक्ट करंट के सोर्स थे, ठीक है। तो अभी तक हम डायरेक्ट ही देखते आए हैं, अब हम एसी देखेंगे। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग इजी चैप्टर, यू नीड टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ माइंड। आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा जितने पहले आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्ट करंट की बात करी है, और अब हम आई थिंक ये सबने ड्रॉ कर लिया है। शैल आई मूव ऑन? बच्चे रिस्पॉन्ड करेगा, वैसे तो मुझे आदित्य मिल गया है, आदित्य आ गया है तो मुझे हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल,
अब मुझे वैसे वो सबका काम कर देगा, ठीक है। तो देखो, जब तक आप लोग लिख रहे हो तो मैं फिर से बता देती हूँ, ऑल्दो मैंने अभी यही बताया, डायरेक्ट करंट के अंदर वैल्यू ऑफ करंट कैन बी कांस्टेंट, it can increase, it can decrease, but it will always flow in one direction. So unidirectional current को हम direct current बोलते हैं। डायरेक्ट करंट का सिंबल होता है ये, जो हम अभी तक यूज करते आए हैं। डायरेक्ट करंट हमने अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करंट को ही यूज किया था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट छोटा सा डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट करंट का। अब हम मूव करते हैं एसी के लिए। आदित्य ले लो बेटा ऊपर। यस मैम। ओके, चलो सेकेंड एसी, जो कि हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या मतलब है? इसका मतलब ये है करंट का डायरेक्शन विल चेंज। क्या? द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज, विल चेंज। तो अगर 10th में एक बार मैम के कहने से देखा था, कुछ नहीं पता हो, बट ये ग्राफ सबको पता होता है, एम आई करेक्ट? ये ग्राफ सबको पता होता है कि यहाँ पे आए और ये टी, इसको देख के पूरी जनता बोल देती है कि भैया मैम ये एसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अगर ये एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इफ आई ड्रॉ, अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, बट देखिएगा सब लोग, ये मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, देख रहे हैं ना सब लोग। तो ये करंट की लेट से इधर करंट आई नॉट को हम पीक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अभी भी मैं बता रही हूँ, बाद में भी बताऊंगी। करंट है इधर आई और इधर टी, इधर +2A है और इधर करंट की वैल्यू -2A है। आई नॉट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये ग्राफ भी एसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि करंट की वैल्यू कांस्टेंट है बच्चे, इधर करंट की वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो क्या ये ग्राफ ऑल्टरनेटिंग करंट का कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? आंसर इज येस, दिस ग्राफ ऑल्सो रिप्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिंग करंट। वाई? बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। हमारा स्ट्रेस क्या था? हमने डेफिनेशन में सिर्फ एक पार्ट ही मेंशन किया है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल चेंज। So is the direction of current changing? Yes, you can see that current +2 हो रहा है, -2 हो रहा है, +2 हो रहा है, -2 हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर करंट की वैल्यू भी वेरी कर रही है, करंट इज वेरिंग, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है। इसके अंदर करंट की वैल्यू या तो +2 है या -2 है, वैल्यू कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में हमें स्ट्रेस कहाँ डालेंगे? डायरेक्शन शुड चेंज। डीसी में भी हमने क्या बोला था? डायरेक्शन शुड बी कांस्टेंट। डीसी के अंदर करंट की वैल्यू चेंज हो रही थी, करंट कांस्टेंट भी था। सेम चीज यू कैन सी दैट आपके ऑल्टरनेटिंग में भी करंट की वैल्यू भी वेरी करती है और करंट कांस्टेंट भी होता है। So both the graph represent alternating current, but हाँ, अब जब भी इस चैप्टर में बात करेंगे तो 95% केसेस में हम यही ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा, 95 से भी बोलूँ 99% केसेस में हम यही वाले ग्राफ पे, साइनसोइडल वेव वाले ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। चलिए, यूज द टर्म साइनसोइडल, 11th में सुना है, ठीक है। तो साइनसोइडल वेव ग्राफ को हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये सेकेंड ग्राफ में मैं 2-3 बातें आपसे पूछती हूँ। ये दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ, दिस इज योर सेकेंड ग्राफ। अगर सेकेंड ग्राफ में मैं आपसे आई एवरेज पूछूं फॉर फुल साइकिल, एक पूरी साइकिल के लिए, फुल साइकिल समझते हैं? फुल साइकिल का मतलब क्या है? ये करंट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ये एक फुल साइकिल। तो फुल साइकिल में एवरेज करंट की वैल्यू क्या है? तो एवरेज, एक बार करंट +2 है, एक बार -2 है, तो ऑन एन एवरेज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट फॉर अ फुल साइकिल? 0। एम आई करेक्ट? ओके। दूसरा क्वेश्चन मैं बोलती हूँ, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल क्या है? आधी साइकिल के लिए अगर आपसे कोई पूछे एवरेज करंट की वैल्यू क्या है,
तो आप क्या बोलोगे 2 एम्पियर। पूरी साइकिल में कांस्टेंट ही तो है, आधी साइकिल में, अब वो भी कितना 2 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, अब मैं तीसरी चीज अगर आपसे पूछूं आई स्क्वायर एवरेज। ठीक है, एवरेज को या दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे से मैं आई एवरेज ना लिख के इधर आई विल यूज सिंबल आई बार, ठीक है, और आई यूज आई को इस ब्रैकेट में डाल लूंगी। ठीक है, तो इसको हम खोपचा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के ब्रैकेट में हम डालेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा एवरेज वैल्यू को। ठीक है, तो आई स्क्वायर एवरेज मैंने आपसे पूछा। आई स्क्वायर एवरेज मतलब करंट की वैल्यू को क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर विल गिव यू 4 और -2 का स्क्वायर विल ऑल्सो गिव यू 4। तो पूरी फुल साइकिल के अंदर करंट की वैल्यू सिर्फ एक ही रहने वाली है, ऊपर भी 4 और नीचे वाली वैल्यू भी 4 ही आएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चे लेट शो मी द ग्राफ फॉर आई स्क्वायर टी, तो आप लोग क्या बना दोगे, ये विद 4 एम्पियर करंट की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। करंट पूरी ही साइकिल में कहाँ, जब आई स्क्वायर कर रहे हो तो फुल साइकिल में करंट आई स्क्वायर की वैल्यू विल ऑलवेज बी 4। तो आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू क्या लिखोगे 4 एम्पियर। ये क्यों लिखा है अभी थोड़ी सी देर में पता लग जाएगा। ठीक है, तो हमने बहुत बेसिक चीज देखी है, बेसिक से ही हम धीरे धीरे बहुत सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, तो आई एवरेज एक साइकिल का देखा कि पूरी साइकिल में करंट की वैल्यू क्या रही, तो आधी साइकिल में प्लस रही, नीचे वाली साइकिल में आधी साइकिल में माइनस हुई, तो प्लस और माइनस विल गिव यू 0। हाफ साइकिल का कोई एवरेज पूछे तो पूरी साइकिल में वैल्यू कांस्टेंट है, हाफ साइकिल में दैट इज 2 एम्पियर। चलिए, अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है एसी। अगर आपको एसी पढ़ना है, हमारे घर में भी एसी आ रहा है, तो कैन यू टेल मी द सोर्स, एसी कैसे प्रोड्यूस होता है, एसी को आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, एसी आपको कैसे मिलता है। अरे याद करो आखिरी चैप्टर EMI, उस पूरे चैप्टर में आपने क्या किया था, एसी जनरेटर पढ़ाया था। आखिरी टॉपिक जो कि अब हमारे कोर्स में नहीं है, एसी जनरेटर मैंने आपने क्या लिया था, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया था और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के आपने क्या किया था, इसको घुमाना चालू किया था। कुछ ऐसे ही तो किया था, याद आ रहा है, ये एरो। ठीक है, तो कंटिन्यूसली फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही थी, चेंजिंग फ्लक्स विल गिव यू EMF। कुछ याद आ रहा है या नहीं, फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, P.A cos थीटा, और थीटा को हम क्या लेंगे ओमेगा टी। ठीक है, P.B वेक्टर डॉट A वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट होता है तो cos थीटा, थीटा की जगह हमने ओमेगा टी लिख लिया। इसको इंटीग्रेट अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो माइनस ओमेगा BA साइन ओमेगा टी आपकी वैल्यू आ जाएगी। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस माइनस ही होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आपके E की वैल्यू आ गई। इस पूरे को हम E0 बोलते हैं। E0 अगेन, E0 आगे भी बताऊंगी, अभी भी बता देती हूँ, इधर E0 क्या कहलाता है, पीक वैल्यू कहलाती है। तो ये ग्राफ आपका, ये जो इक्वेशन बनी है ये किसकी है, वोल्टेज जो कि फ्लक्च वेरी कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, अगर वोल्टेज की ये वैल्यू है तो क्या आप इधर से करंट निकाल सकते हो, करंट कितना होगा, I विल बी इक्वल्स टू E/R। E कितना है, E0/R साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन बन गई है, ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन बन गई है, वेयर I0 रिप्रेजेंट पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का नाम मतलब पता क्या होता है, जैसे कि मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, इस ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू करंट अटेन कर सकता है ना, उस वैल्यू को आप पीक वैल्यू बोलते हैं। दैट वैल्यू इज कॉल्ड पीक वैल्यू। ठीक है, 9th में साउंड चैप्टर में इसको हम क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड, एक ग्राफ के एम्पलीट्यूड को, और इधर हम उस एम्पलीट्यूड को क्या बोल रहे हैं, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। I0 और E0 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप लोग लिखिए, मैं इसी के बारे में और बता रही हूँ। हमारे घर में जो AC करंट आता है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं,
कैसे? बाय यूजिंग रोटेटिंग द कॉइल, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, कॉइल को रोटेट करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अब इस कॉइल को रोटेट कैसे करोगे? क्या रोटेट करने के लिए भी आपको सेल या बैटरी चाहिए या कोई और सोर्स हो सकता है? हो सकता है। याद करिए 10th क्लास सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा था। 10th क्लास में जब आपने सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा तो उसके अंदर हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा होगा। हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते थे? हाइट से वाटर आ रहा है, उस हाइट से वाटर जो आ रहा था उसको अगर आप टरबाइन के ऊपर गिराओगे तो आपकी टरबाइन रोटेट होगी, उस टरबाइन को इसके करंट रेक्टेंगुलर कॉइल से उसको कनेक्ट कर दो, तो अगर टरबाइन रोटेट करेगी तो आपका ये रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करेगा, रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करेगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाएगी। दिस इज वन ऑफ द मेथड। अनदर मेथड क्या होता है? कोयले को जलाओ, कोयले को जलाओगे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो जो स्टीम कन्वर्ट हुआ वाटर है उसको वो स्टीम विल बी यूटिलाइज टू रोटेट द टरबाइन, फिर से टरबाइन रोटेट होगी तो रेक्टेंगुलर कॉइल, उस कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल टरबाइन से कनेक्टेड है तो फिर आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट होएगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है तो फिर से करंट इंड्यूस हो जाएगा। स्वदेश मूवी देखी थी? स्वदेश मूवी के अंदर शाहरुख खान टरबाइन को रोटेट करता है, रोटेट करवाता है टरबाइन को, वो खरीद के लेके आता है जिसके लिए वो पैसे की शॉर्टेज होती है और पैसा इकट्ठा करता है। तो वो जो टरबाइन जो लेके आया था उसको घुमाने के लिए हाइट से वाटर गिराया था उसने, ठीक है। तो इधर हम एसी को प्रोड्यूस करने के लिए हम कोई और दूसरा करंट नहीं लेते, हम क्या ले रहे हैं? हम एसी को प्रोड्यूस करने के लिए हमने हाइड्रो पावर प्लांट लिया या हमने कोयला को यूज़ किया, उससे स्टीम को वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया। तो दीज आर डिफरेंट एनर्जीज जिससे कि आप ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहे हो। हमारे घर में जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। इतनी सी बात समझ में आती है, ठीक है। और एक बात बता दूं जो थोड़ी देर बाद क्लियर ज़्यादा होगी, ऑल्टरनेटिंग करंट जो आपके घर में आता है वो डीसी से ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। ये बात थोड़ी देर में समझाऊंगी बट मैं याद रखूंगी कि मुझे तुमको बतानी है। मैंने क्या बोला? एसी इज मोर डेंजरस। सेम वोल्टेज का एसी आपके घर आए और सेम वोल्टेज का एसी डीसी आपके घर में आए तो कौन सा ज़्यादा डेंजरस है? एसी। लिख लेना, एसी करंट स्टार मार्क करके लिख लीजिए, एसी करंट इज मोर डेंजरस एज कंपेयर। करंट नैनो हाइड्रोलिक टरबाइन से भी प्रोड्यूस हो सकता है क्या? किससे बेटू? न्यूक्लियर नैनो पावर हाइड्रोलिक प्लांट। टरबाइन। मैंने अब तुम बोलो, पहले मैंने बोल दिया तो समझ में नहीं आया, बोलो। नैनो हाइड्रोलिक टरबाइन। बताओ कैसे करोगे नैनो हाइड्रोलिक के अंदर? वो तो उसमें टरबाइन से रहे ना, वाटरफॉल से जनरेट। भाई टरबाइन को कहीं भी रोटेट, अगर तुम टरबाइन टर्म यूज कर रहे हो ना वेदांत, तो वो टरबाइन को रोटेट करना है तो कहीं भी कर लो ना। आप टरबाइन ही तो रोटेट कर रहे हो। अब उसको किस तरीके से कर रहे हो? नाइनो हाइड्रोलिक्स जो तुम सोर्स बोल रहे हो उससे टरबाइन को रोटेट कर रहे हो। टरबाइन इज कनेक्टेड तुम इज फ्रॉम योर रेक्टेंगुलर कॉइल, तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तुम्हें पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड कराते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से भी हम टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस मेथड। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस टरबाइन को रोटेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। टरबाइन को यूज करने के लिए कुछ दूसरा मेथड यूज करो अदर देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस करना है उसको यूज करेंगे तो वी आर स्पेंडिंग, ठीक है, हम अपनी एनर्जी को स्पेंड कर रहे हैं, तो वी विल यूज सम अदर सोर्स। तो हम यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं। बस हमारा पर्पस क्या है? हमारा टरबाइन रोटेट हो जाना चाहिए बिकॉज टरबाइन इज कनेक्टेड टू आवर रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। तो अभी मैंने एक चीज लिखवाई है कि एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, बट उसके बारे में थोड़ी सी ही देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हमको पता लग गई है, ये हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज की, ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशंस होती हैं। अब इन इक्वेशंस को यूज करके थोड़े से हम मैथमेटिकल टर्म्स इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आ जाओ। इधर जगह नहीं है, नेक्स्ट ही ले लेते हैं। आई होप लिख लिया है सबने, चलो ओके। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, एवरेज वैल्यू की मैंने अभी भी बात करी है, अभी थोड़ी सी और बात करते हैं। एवरेज वैल्यू की हमने
I at any instant, I instantaneous. I instantaneous का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू क्या होती है? dq अपॉन dt होती है, ठीक है। आई एवरेज क्या होता है? आई एवरेज होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल करंट बोलते हो, सॉरी टोटल टाइम, ठीक है। दिस इज योर आई एवरेज, जिसको आप क्या बोलते हो? Q अपॉन टी। Q अगर कैपिटल Q टोटल चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको क्या बोलोगे? Q अपॉन टी। इसका एक नया फॉर्मूला बता रही हूँ, देखना अभी। इधर से देखो, इधर से ये इंस्टेंटेनियस करंट है, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। सो डी क्यू कैन बी रिटर्न एज आई डी टी, लिख सकती हूँ। तो अगर मुझे टोटल करंट, टोटल चार्ज की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी? इसको इंटीग्रेट कर दूंगी। आई विल इंटीग्रेट दिस। तो मेरा एक आई एवरेज का नया फॉर्मूला आ गया, देखना सब लोग। टोटल चार्ज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू विल गिव मी टोटल चार्ज। किसके लिए? AC। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ भाई? अगर मेरा जब DC था ना, तो DC में तो क्या होता है? चार्ज फिक्स्ड होता है, टाइम भी फिक्स्ड होता है। AC में क्या है? करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। मुझे ये करंट को इंटीग्रेट क्यों करना पड़ रहा है? अगर मैं साइनसोइडल ग्राफ ड्रॉ करूँगी तो व्हाट आई विल फाइंड कि मेरी करंट की वैल्यू बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, घटती है, जीरो होती है, नेगेटिव में जाती है, नेगेटिव में मैक्सिमम होती है, फिर घटती है। तो इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। मेरा करंट कंटिन्यूसली जब चेंज होता है तो आई कैन नॉट टेक वन वैल्यू। तो मुझे क्या करना पड़ता है? हर एक छोटी छोटी वैल्यूज़ के लिए सम अप करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड इन योर फिजिक्स इंटीग्रेट। मैथ्स में भी इंटीग्रेशन कहलाता है। तो मैंने पूरा एक कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज, कंप्लीट चार्ज फ्लो किया। तो कैन आई रिप्लेस दिस कंप्लीट चार्ज बाय दिस इक्वेशन? यस। और इधर टोटल टाइम, क्योंकि टाइम पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए ले रही हूँ, तो इसको मैंने लिख लिया dt। वो कंप्लीट साइकिल क्या है? 0 से कैपिटल T और 0 से कैपिटल T। तो आपका एक फॉर्मूला आ गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आई एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है? I dt अपॉन dt, ठीक है। ये मैथ्स का रिलेशनशिप है, मतलब इसको थोड़ा सा और समझो, ठीक है। लिखना आप लोग, अभी आप लिख भी रहे होगे, ठीक है। मैं पहले समझ लो फिर लिख लेना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये देखो, अगर कोई y टाइम का फंक्शन है, अगर कोई y टाइम का फंक्शन है, तो मैथ्स में इस y की एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt विद रिस। तो ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, y एवरेज निकालने का। एग्जैक्टली वही चीज़ मैं इधर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये एक बार सिखा रहे हैं, पहले बता देती हूँ, हमारे कोर्स में पीक वैल्यू है और RMS वैल्यू है, बट ये वैल्यूज़ क्या होती है एक बार पता होनी चाहिए। समझ लो, याद नहीं करना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि आई एवरेज कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब दिमाग बंद हो जाए। आपको छोटी छोटी चीज़ें एक बार पता होनी चाहिए, क्योंकि सब मेरे बच्चे, सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, ठीक है, किसी ना किसी लेवल का। तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो ABCD है, और उसके बाद ABCD को नाउ वी आर नॉट यूजिंग डायरेक्टली ABCD, बट इनडायरेक्टली तो यूज़ कर ही रहे हैं ना। तो इसी तरीके से ये है। फिर से देखो, आई इंस्टेंटेनियस क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी पर्टिकुलर समय पे करंट की वैल्यू क्या है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज dq बाई dt। आई एवरेज क्या रिप्रेजेंट करता है कि पूरी एक कंप्लीट साइकिल में अगर आप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, तो आप उसको क्या लिखते हो? Q बाई टी, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। इस पूरी एक साइकिल में इतना चार्ज फ्लो किया इतने ड्यूरेशन में। नाउ सिंस आवर सोर्स ऑफ करंट इज AC करंट में करंट की वैल्यू, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, एट द सेम टाइम इट्स वैल्यू इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, increase up to maximum, decrease, then go to negative, become maximum in negative direction, then again it start decreasing। तो ये वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी होने के कारण हम चार्ज को खाली क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हमें पूरा चार्ज निकालना है एक साइकिल के लिए,
तो आई टुक द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। ये वाली रिलेशन को मैंने हेल्प लिया कि I इंस्टेंटेनियस की वैल्यू ये होती है, तो dt को इधर लेके चले गए, तो dq इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया I dt, और उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया फॉर टाइम पीरियड 0 to t विच रिप्रेजेंट वन कंप्लीट साइकिल। तो वन कंप्लीट साइकिल में मेरे I एवरेज का एक फॉर्मूला आ गया है बहुत बढ़िया सा, जो कि मुझे याद रखना है। मैनी टाइम्स आई यूज छोटा आई नॉट आई स्मॉल आई फॉर करंट, तो घबराना मत, वो करंट के लिए। तो I एवरेज इज इक्वल्स टू I dt इंटीग्रेशन ऑफ I dt अपॉन dt। ये एवरेज करंट का फॉर्मूला है, याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि जब हमें RMS निकालना होगा ना, तो RMS क्या होता है अगेन थोड़ी देर में ही पता लगेगा, तो उसमें ये फॉर्मूला काम में आएगा। अब मैं वो डायरेक्टली अगर यूज़ कर लेती और तुमको ये बताऊंगी नहीं, तो बताओ क्या मज़ा आएगा पढ़ने में। इसलिए जो काटा गया है ना, वो हमारे लिए काम का नहीं है, हमें पढ़ना एक बार तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या ये बात आपको समझ में आती है, तो मैं आगे बढ़ूँ। एक क्वेश्चन से अपन इसको देख लेते हैं। कॉपी हो गया सब लोगों का? बताओ जल्दी से। ओके, चलिए वेदांत आप ठीक हो बेटा? सब मेंटली और फिजिकली सब ठीक है? यस मैम। ओके बेटा। सो क्वेश्चन 1, एक मैथ्स का क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ I इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 2, ठीक है, तो फाइंड एवरेज करंट इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में एवरेज करंट की वैल्यू निकालो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ I एवरेज? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, I dt, और इधर टाइम क्या लेना है 0 से 2 सेकेंड। क्या सब लोगों को पता है? अगर मैं इधर I मतलब डायरेक्टली t इक्वल्स टू 2 यूज करके कर लेती, कोई है क्या बच्चा जो ये करेगा? ठीक है, तो तुम क्या बताते, करंट एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे करंट की वैल्यू क्या होगी। बट हमसे ये नहीं पूछी है, हमसे पूछा है 0 से 2 सेकेंड तक जो करंट फ्लो किया, तो एवरेज करंट की वैल्यू बताओ। सो दिस इज रॉन्ग, कोई करके मत आना। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ करंट एट 2 सेकेंड। हमसे पूछी ही नहीं है, हमसे एवरेज पूछा है। ठीक है, तो 0 से 2 सेकेंड, और इधर भी नीचे 0 से 2 आपका dt टाइम। ठीक है, तो ये इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3t³ अपॉन 3 प्लस 2t। ठीक है, यही आएगा ना, तो 2 इंटू 2 0, और नीचे क्या आ जाएगा आपका t आ जाएगा, कैपिटल T, जिसको आप क्या लिख दोगे 0 से 2, स्मॉल t लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया। सिंपल एक बता रही हूँ आई एवरेज कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया 2 2 4, 4 2 8, और यहाँ पे हो गया 2 2 4, 0 से ऑब्वियसली 0 ही आएगा, और नीचे आपका टाइम है 2, तो ये कितना आ गया 12/2 इज इक्वल्स टू 6 एम्पियर। ये क्या आ गया आपका एवरेज करंट। एक कैलकुलेशन हमने करके देख ली कि भाई एवरेज करंट कैसे निकाला जाता है। इधर जो हमारा करंट है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप टाइम वेरी करोगे तो करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी हो रही है। देखो फील आना चाहिए, तुम ध्यान से देखना, ये देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इधर कुछ टाइम पे करंट की वैल्यू कुछ है, अगर ये टाइम चेंज हो गया, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड पे करंट की वैल्यू कुछ है, फिर ये 3 सेकेंड में फिर से करंट की वैल्यू चेंज हो गई है, फिर ये 4 सेकेंड में करंट की वैल्यू 0 हो गई है। तो हर बार टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो व्हाट यू विल से, योर करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। पहले टाइम पता लगेगा तो हम एक पर्टिकुलर समय पे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? बढ़ूँ आगे, चलो देखो जरा। ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप लोगों को ये रिलेशनशिप पता लग गई कि I जो हम 95 या 99% केसेस में करंट की वैल्यू ले रहे हैं फॉर एन ऑल्टरनेटिंग करंट, उसकी इक्वेशन क्या बनाइए, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t। क्या आप इस रिलेशनशिप को यूज करके I एवरेज फॉर अ कंप्लीट साइकिल निकाल सकते हो? निकाले जरा, चलो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। I एवरेज
फॉर फुल साइकिल। फुल बोल रही तो इसका मतलब हाफ साइकिल के लिए भी कराऊंगी। ठीक है, देखते हैं। मतलब 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन 0 से t dt। ठीक है बच्चे, आई नॉट बाहर निकाल लो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस होता है क्या, पता है क्या तुम लोगों को। और नीचे क्या आ जाएगा, ओमेगा 0 टी। ठीक है, ओमेगा और टी में रिलेशनशिप याद है, ओमेगा इक्वल होता था 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी। ठीक है, अपॉन यहाँ पे टी भी आ जाएगा, तो आई नॉट बाहर निकाल लो, ओमेगा भी बाहर निकाल लो, कैपिटल टी भी नीचे बाहर आ जाएगा। इनफैक्ट ये माइनस को भी बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, कॉस ओमेगा की जगह मैंने लिख लिया 2 पाई बाय टी, और इधर भी क्या आएगा, कैपिटल टी, और इधर क्या आएगा, इधर आपका आएगा कॉस 0 डिग्री। कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2 पाई, कौन बताएगा मुझे, बताओ बताओ। 1 होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 विल गिव यू 0, तो पूरी वैल्यू फॉर अ कंप्लीट साइकिल विल बी 0। लिखो ज़रा और बताओ आ रहा है क्या समझ में, और प्लीज़ इंटरैक्ट करो मेरी 12th क्लास, है ना, बताओ। हो जाए तो बताना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया, चल। और तुम लोग यार, मैक्सिमम बच्चा क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन करता है, दिस इज़ अनफेयर। या तो मुझको ये बोल दो कि मैम आप क्लास ही 3:30 पे स्टार्ट करो, 3:15 से मैं 3:20 लेके आई हूँ। इनफैक्ट 3 o'clock का टाइम था शायद मेरा, है ना, तो 3:15 3:20, अब 3:30 करना है तो बता दो, बट सब लोग समय पे आया करो। चलो नेक्स्ट, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल करके बताओगे क्या सब लोग अपने आप, हाफ साइकिल के लिए करना क्या है, वही रिलेशनशिप है, वही फॉर्मूला है, बस t की जगह t/2 रखना है। तो करो ज़रा सब लोग, हो जाओ स्टार्ट। मैं तो कर ही रही हूँ, आप लोग भी देखते रहो क्या आपका सही आ रहा है क्या। करो करो, बताना मुझे, मेरी गलती निकालना। ठीक है, चलो मेरी गलती निकालो। कॉस ओमेगा, मैंने माइनस बाहर निकाल लिया पहले ही। ठीक है, टी और नीचे आ गया है टी, इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, माइनस आई नॉट ओमेगा टी। इधर क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा को क्या लिखोगे, 2 पाई बाय टी बाय 2, नहीं इधर तो टी आएगा, और इधर क्या लिखोगे, t/2, और यहाँ पे आपका 0 आएगा ही आएगा। इधर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में, तो आगे बढ़ें, देखो ज़रा। अब माइनस ओमेगा नॉट, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई इज -1, और कॉस 0 भी 1 है बट माइनस में हो गया, तो इधर से क्या आ गया, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, -2i0। ओमेगा की जगह लिख दो 2 पाई/t, जंप करके ऊपर चला जाएगा, या फिर नीचे रखना है तो नीचे रख लो। ये रहा t और ये रहा t, t से t कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 माइनस जा चुका है बच्चे, माइनस जा चुका है, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक 2 ज़्यादा कट गया है क्या, 2 इधर से आया, 2 पाई/t। हाँ बताओ ज़रा, क्लियर है क्या ये, ये देखो एक 2 ज़्यादा कट गया है, क्यों, ये देखो नीचे जो t है ना वो t/2 आएगा। ठीक है, ध्यान देना, नीचे ये t/2 आएगा,
ठीक है, ये t/2 क्योंकि साइकिल हम आधी ले रहे हैं, तो इधर t/2 आएगा तो एक 2 और आ जाएगा, तो आपका आंसर ये आएगा, I एवरेज इज इक्वल्स टू 2I0/π। ठीक है, अब पहले ही बता देती हूँ कि ये जो दोनों डेरिवेशन किए हैं, एवरेज फॉर हाफ साइकिल और फुल साइकिल कोर्स में नहीं है, बट वी शुड नो। ठीक है, तो आप ऊपर लिख लेना, बोर्ड्स में इस साल नहीं है। क्या है, सिर्फ आई पीक, आई नॉट है और एंड आई RMS है। अब RMS का हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, आई नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? सिंपल है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाऊं। एवरेज करंट की वैल्यू एक पूरी साइकिल में निकाली, एक आधी साइकिल में निकाली। अब हम निकाल रहे हैं IRMS। चलो, अब जो टॉपिक है, सब लोग सीधे हो जाओ, पेंसिल और स्केल सब लोग अपना रजिस्टर लेके बैठे ही हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन लेवल 100%। RMS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो रूट मीन स्क्वायर। ये जिस ऑर्डर में है ना RMS, इसको उल्टे ऑर्डर में सॉल्व करते हैं या बोलते हैं कि पहले फर्स्ट आप करंट का स्क्वायर करो, जिसका भी रूट मीन स्क्वायर निकालना है उसका पहले स्क्वायर करो, देन उसका मीन लो, मीन का मतलब होता है एवरेज लो, और देन उसका रूट लो। ठीक है, जैसे कि मुझे IRMS अगर मैं लिखूंगी तो कोई I करंट होगा, उसका मैं स्क्वायर करूंगी। कोई I करंट कौन सा है? ये क्या है? दिस इज द जनरल इक्वेशन। यही तो होती है आपकी जनरल इक्वेशन साइनसोइडल वेव के लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। करंट की वैल्यू, करंट की इक्वेशन यही होती है। तो IRMS हमें किसका निकालना है? इस वैल्यू का पहले तो मैं स्क्वायर करूंगी, फिर इस खोपचे में डालूंगी, दैट इज मीन, और फिर मैं उसका रूट निकालूंगी। सही लिख रही हूँ? आ रहा है समझ में? समझ में आया? फिर से देख लो, RMS की फुल फॉर्म क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर। करते वक्त कैसे करते हैं? जिस ऑर्डर में लिखा है उसके उल्टे ऑर्डर में। पहले आप करंट का स्क्वायर करोगे, फिर उसका मीन लोगे और फिर उसका रूट लोगे। पहले स्क्वायर देन मीन फाइनली रूट, इस तरीके से करते हैं। तो हमें ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, डेरिवेशन जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे हैं बोर्ड्स के लिए। I हमारा कितना है? I0 साइन ओमेगा टी। IRMS क्या होगा? I का स्क्वायर, फिर उसका एवरेज और फिर उसका रूट। I स्क्वायर क्या है? लिखें जरा। I स्क्वायर इज I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज, यही है ना? ठीक है, इसको सॉल्व करना आता है क्या आप लोगों को? इसको तो आपको नहीं आता है, तो इसको हम पहले एवरेज को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? इस इक्वेशन से भी पहले ये वाली इक्वेशन देखना ज़रा। एवरेज I स्क्वायर इंटीग्रेशन dt होल अपॉन इंटीग्रेशन dt, याद आ रहा है क्या? अरे एवरेज ही तो है, I स्क्वायर का एवरेज ऐसे ही तो लिखेंगे। ये क्या लिखा है आपने? I एवरेज। क्या करते थे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ I एवरेज? ये यही तो है, I एवरेज का सिंबल है ना ये। इसको आप ऐसे तो लिखते थे I dt अपॉन dt। अब बताओ ये रिलेशनशिप काम में आई? किस में आई? रूट मीन स्क्वायर, जो कि हमारे बोर्ड्स के कोर्स में है, उसको सॉल्व करने के लिए हमको ये रिलेशनशिप चाहिए। तो हमको क्या चाहिए? हमें एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला चाहिए, तो ये इसलिए हमने ये पढ़ा है। आगे बढ़ूं? इज दिस पार्ट क्लियर? कि ये मैंने क्या किया? I स्क्वायर का एवरेज ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है मेरी ये स्पेस कम पड़ेगी, तो ठीक है मेरे साथ तुम लिख लेना, मैं फिर रुक जाऊंगी। एक बार तुम देख लो, ये इंटीग्रेट करोगे। I स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे? I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt।
इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी टी ओनली, कंप्लीट साइकिल ले रहे हैं, ठीक है। अब आई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ठीक है। इनफैक्ट आई बाहर भी निकाल सकते हो, बाहर ही निकाल लिया, रूट के भी बाहर निकाल लिया। अब इधर आओ, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तो क्या आपको ऐसे लिखना आता है क्या? साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अगर कोई बायो का हमारे बच्चा है तो मैं उसको बताऊं कि ये रिलेशनशिप कैसे आई है। हाँ जी, जल्दी से बताओ मुझे, ये आपको आता है या नहीं आता है? दिस इज द फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला किसको नहीं आता है? ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है, अगर नहीं आता है तो अब मैं इधर साइन स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर लिखेंगे, ये स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिखने जा रही हूँ? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी अपॉन टी, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, क्योंकि मेरे को अब दूसरा ले, चलो हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार ऊपर लिख रही हूँ, छोड़ रही हूँ, ये जो कॉपी कर रहे हो कॉपी कर लो, फिर मुझे बताना, हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ूँगी, ठीक है। यहाँ तक हो जाए तो मुझे बताना, कॉपी हो जाए तो बताना। यस मैम, हो गया। हो गया, चलो। आई नॉट वन बाय टू, टी को यहाँ पे लिख लिया, 1 बाय टू, इनफैक्ट 2 भी बाहर ही निकाल सकते हैं, 2t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं? 0 से कैपिटल टी। मतलब इंटीग्रेशन तो हो चुका है, बट हमको ये 0 से कैपिटल टी, इसकी लिमिट्स भी रखनी है ना, वो लिमिट्स हम रख रहे हैं। ये लिमिट्स यहाँ पे रह गई है, तुम लिख लो इधर। अरे अभी तो इंटीग्रेट ही नहीं किया, सॉरी यार, ये वाला स्टेप मत लिखना, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है। एक बार मैं फिर से लिख लेती हूँ, मेरे खुद के लिए लिख रही हूँ। IRMS हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कंप्लीट साइकिल के लिए। ये रूट का मैंने हाफ ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इधर हो गया है, ये आई स्क्वायर बाहर आ गया है, इसको हमने लिख लिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और नीचे हो गया है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी एज कैपिटल टी, है ना। और ये डी टी के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये हमारा बाहर हाफ है स्क्वायर का, ठीक है। ये स्क्वायर है आपका, अभी रूट से बाहर नहीं निकाला। ये हो गया आई नॉट स्क्वायर 2t, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको डिफरेंट इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 1 dt ऐसे देखना है, ये लो ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखना है, यू ऐसे देख लो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी dt, ठीक है। और ये पूरा हाफ, ठीक है। आई स्क्वायर 2t, इधर तो आपका आ गया t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? जल्दी से बता दो मुझे, या माइनस रहेगा? माइनस ही रहेगा, तुम्हारी क्लास बोलती तो है ही नहीं। कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा टी, सिर्फ इसके लिए 0 से t,
ठीक है, और ब्रैकेट बहुत ज़्यादा हो गए हमारे, चलिए हाँ आगे सॉल्व करो, तुम लोग चालू हो जाओ फटाफट। ये थोड़ा सा इधर, आई स्क्वायर 2t, इधर रहा t। अब सुनते जाना, पूरा देखना है तो पूरा देख लो। एक बार 1/2 ओमेगा बाहर ले रही हूँ, साइन 2 ओमेगा इज 2π/t, ठीक है, इंटू टी, t से t गया, साइन 4π, साइन 2π की वैल्यू क्या होती है 0, तो साइन 4π की वैल्यू भी क्या होगी 0, ठीक है। तो इससे आपको ये वैल्यू पूरी 0 मिल जाएगी। आगे अब फिर से इधर 0 रखोगे साइन के अंदर, ये माइनस, देखो अगर सिंपल तरीके से बताऊँ ना, ये सब 0 आएगा 3 बार, तुम्हें लिख के बताऊँ, चलो देखते जाओ, ये वाला पार्ट क्लियर है। अब ये माइनस है इधर, ये ब्रैकेट तुम्हारा, एक ब्रैकेट इधर हो गया, 1/2π ये वाला हो गया, माइनस साइन 2 ओमेगा 0 अपॉन इंटू 0/2 ओमेगा, ठीक है। एक ये आया, थोड़ा सा और साइड में लेके जाते हैं इसको। अब ठीक है, ये हो गया इसका, टाइम का हो ही चुका है, ये हो गया हाफ, ये पूरे के बाहर चल रहा है हाफ इस पूरे का, तो आई स्क्वायर 2t, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 है, मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ, ये पूरी वैल्यू 0 है, क्यों 0 है, बिकॉज 2π इज 0, तो 4π भी 0 होगा, और साइन 0 तो 0 होता ही है, तो इधर सिर्फ आपका क्या बचेगा t बचेगा, इंटू टी बचेगा, ये खाली ये सब तो 0 हो गया, ठीक है, 1/2, तो t से t कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर था यहाँ पे I0, अब इसका रूट लोगे तो I0 अपॉन √2, दैट इज IRMS वैल्यू, IRMS इज I0 अपॉन √2, तुम बोलोगे तो डेरिवेशन फिर से पूरा लिख के बता दूंगी, ठीक है। t के अलावा अंदर सारा 0 होने वाला है, आप घर पे भी आराम से कर सकते हो, मुझसे समझना है तो मुझे बता दो, मैं फिर से बता दूंगी। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होएगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, कैपिटल T जब स्मॉल t के अंदर रखेंगे और ओमेगा को 2π/t से रिप्लेस करेंगे, देखो 2π/t आया इधर, और ये t आपका फॉर्मूला, ये लिमिट का आया, तो 2 × 2 विल गिव यू 4π, साइन 4π की वैल्यू होती है 0, फिर हमने ये 0 पुट किया, ये 0 पुट किया, ठीक है, ये ब्रैकेट इधर लगाओ ऐसे, और ये आपका पैसे वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब हमने साइन की वैल्यू 0 पुट करी, साइन 0 हमारा 0 ही होगा, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये भी 0, ये भी 0, तो अंदर सारा काम हमारा 0 हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ t बचा। अब इस t को, ये सब ये पूरा का पूरा सब किसके अंदर है, होल पावर, ये रूट तो चल ही रहा है आपका, तो अंदर क्या बचा, अंदर सिर्फ ये बचा, t में से t चला गया, I0 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू I0 √2, तो ये IRMS की वैल्यू हो गई है, विच इज वेयर I0 इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू। क्या सब बच्चों को याद है पीक वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। IRMS इज इक्वल्स टू I0 √2, व्हाट इज IRMS, रूट मीन स्क्वायर, और इसकी सिग्निफिकेंस, हम इसकी इतनी बात क्यों कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। सबसे पहले तो सब लोग मुझे चैट विंडो पे रिप्लाई कर दो कि मैम ये डेरिवेशन आ गया है, नहीं आया है तो ये रिप्लाई कर दो कि मैम एक बार फिर से बता दो, जल्दी से चैट विंडो पे। आदित्य ने सबसे पहले बता दिया है, उसको समझ में आ गया है, यस आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल, जल्दी जल्दी आंसर करो जिससे कि अपन आगे सेशन को बढ़ाएं। यस निशीत, ओके चलो गुड, वेरी गुड।
सिंपल मैथ्स है, नहीं वैसे तो पूरे स्टेप्स मैंने कर दिए हैं, खुद जाके ज़रूर रिवाइज करना। जो भी बायो वाले बच्चे हैं, इनफैक्ट जो अपने साइंस पीसीएम वाले बच्चे भी हैं, खुद तो डेरिवेशन करना ही करना है ना, तो ही आपको कॉन्फिडेंस आ पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू। आरएमएस की इतनी पूछ क्यों है, कोर्स में भी हमारे आरएमएस वैल्यू क्यों है, ठीक है, हमारे कोर्स में भी आरएमएस वैल्यू ही क्यों है। तो देखो ज़रा, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के सिग्निफिकेंस क्या है। आपके सबके घरों में वोल्टेज आता है 220 वोल्ट। जो आपको नहीं पता है वो आपको ये है कि ये जो वोल्टेज आता है विच इज़ बेसिकली VRMS दैट इज कमिंग टू योर हाउस। अच्छा, तो अगर VRMS ये है तो क्या आप इसकी हेल्प से पीक वोल्टेज निकाल सकते हो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ VRMS? VRMS इज इक्वल्स टू V0 अपॉन √2। I0 का भी यही है, V0 का भी यही है, ये मैं तुमको बता देती हूँ, सेम है, ठीक है। इज दिस क्लियर? हमारे करंट का भी यही है और वोल्टेज का भी यही है, ठीक है। वोल्टेज से ही तो करंट की रिलेशनशिप निकाली थी, डिफरेंस ही क्या होता है, रेजिस्टेंस का तो डिफरेंस होता है, तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब V0 निकालना है तो आप क्या करोगे, VRMS इंटू √2 लिख दोगे। व्हाट इज VRMS? VRMS अभी आपको मैंने बताया कि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो RMS वैल्यू है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली बचे के बराबर आती है 311 वोल्ट। मतलब हमारे घर में हमने एवरेज वोल्टेज बोला है 220, इसका मतलब 220 से ज़्यादा भी आता है। अब मैंने एक बात बोली थी कि तुम अभी लिख लो, समझ में थोड़ी देर के बाद आएगी, उसका आंसर मिल रहा है, सुनेंगे। I told you that AC current is more dangerous than DC current. AC at 220 volt is more dangerous than DC at 220 volt. Can you answer this question? DC जब 220 वोल्ट है तो वो 220 वोल्ट ही है, ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा है। बट when I am saying कि AC is 220 वोल्ट, तो आई एम टॉकिंग अबाउट RMS वैल्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स पीक वैल्यू। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर की बात कर रही हूँ, इसकी पीक वैल्यू तो 311 है, कि इसका मतलब आपका जो AC सोर्स का करंट है, वोल्टेज है, वो 220 को भी एक्सीड कर सकता है। तो अब बताओ किससे ज़्यादा खतरा, वोल्टेज ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, करंट ज़्यादा तो खतरा भी आपको ज़्यादा, ठीक है। डेंजरस भी कौन सा हुआ, AC करंट हुआ। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, whenever in numerical value given for V and I, जो V और I की वैल्यूज गिवन होती है विदाउट मेंशनिंग whether it is peak or RMS, it is always, ये always क्या होती है, RMS वैल्यू होती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये याद रखना। न्यूमेरिकल में आपको बता रखा है वोल्टेज इज 220 एंड करंट इज दिस, जैसे कि 15 एम्पियर। तो ये जो 15 एम्पियर करंट है ये बाय डिफॉल्ट आपको RMS की बात कर रहा है, वो पीक की बात कभी नहीं करता है, कभी भी नहीं। तो क्या आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ रही है RMS की, कि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, वो पीक वैल्यू नहीं होती है, वो RMS वैल्यू होती है। उस RMS वैल्यू की का वोल्टेज है 220, जो कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज पीक वैल्यू इज 311। दैट इज द रीजन वी से दैट the AC current or AC source is more dangerous for the same voltage, that is 220 than DC, ठीक है। आई होप ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गया है कि हम AC को डेंजरस क्यों बोलते हैं। जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स पहले लिखवाए थे उनके आंसर अब मैं करती जा रही हूँ। दूसरी चीज़ मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, जब भी आपको वोल्टेज और करंट की सिर्फ वैल्यू दे देते हैं विदाउट मेंशनिंग कि ये पीक है या RMS है, तो वो हमेशा RMS होती है, वो हमेशा RMS होती है। तो दिस इज VRMS और IRMS तो आपने डिराइव किया ही है, दैट इज I0 अपॉन √2।
जिधर आई नॉट है पीक वैल्यू और आर एम एस सबको समझ में आता है। तो ये जो अभी तक ये जो आर एम एस वाला पार्ट किया ये आपका बोर्ड्स का है, ठीक है। सिग्निफिकेंस हम आगे भी पढ़ रहे हैं, तो बने रहो, सुनते रहो, समझ में आता जाएगा। चलिए बढ़े आगे, कॉपी हो गया सबका? ओके, अच्छा चैप्टर है, ठीक है, छोटा सा है, हो जाएगा जल्दी से। ओके देखो, सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं हमने। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हीट डेसिपेटेड निकाला था, याद आ रहा है? एनर्जी डेसिपेटेड, हीट डेसिपेटेड, हीट एनर्जी होती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, उसका फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिकल, देखेंगे सब लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और हीट एनर्जी डेसिपेटेड। जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी के फॉर्म में डेसिपेट हो गई, मतलब खर्च हो गई, डेसिपेटेड। वो किसके वैल्यू, किसके बराबर होती थी? डिड यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब आपके दिमाग में अब तो वैसे समझ में आ गया है कि आई इसके अंदर क्या लिया था, कि हम जो करंट लेते हैं, हमारे घर में सिर्फ जो करंट आ रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की तो हमेशा वैल्यू वेरी करती रहती है, बट हम तो एक फिक्स्ड वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो वो फिक्स्ड वैल्यू क्या यूज़ करते हैं, ये इधर कैसे आती है, तो इसको समझो कि हम कौन सी वैल्यू यूज़ करते हैं। नाउ एवरीबडी नो कि वो आरएमएस होती है, ठीक है। हम एवरेज वैल्यू को यूज़, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को यूज़ करते हैं, बट वो आई कैसे, देखें ज़रा। चलो देखो, एक चीज़ लिख रही हूँ यहाँ पे, लिख सकती हूँ क्या मैं? आई आर एम एस किसके इक्वल होती है? आई करंट का स्क्वायर के एवरेज का रूट, यही बोलते हैं। करंट का स्क्वायर करो, उसका एवरेज लो, उसका रूट लो। तो इसको कहना है ऑल्सो राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का रूट, ठीक है, आई आर एम एस। अगर इसका स्क्वायर कर लूँ तो आई स्क्वायर आर एम एस, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? आई डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल गिव यू टी फॉर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है। ये इसको रखो यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं बता दूंगी कब यूज़ करना है, तो इसको छोड़ दो मेरे लिए, इसको रखो, संभाल के रखो, ठीक है। ओके, ये रिलेशनशिप को हम यूज़ करेंगे, कुछ नहीं, जो सिखाया है बस उसको अलग अलग तरीके से लिख रही हूँ। अब मैंने आपको बोला, हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीट एनर्जी की बात करी, हम तो पूरी करंट की एनर्जी, हीट एनर्जी बता देते हैं, बट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि हमारा सोर्स ऑफ करंट तो एसी है। तो लेट से अब छोटी सी dt टाइम के लिए dE एनर्जी निकालो। लेट से dE इज द एनर्जी स्पेंट इन dt टाइम, ठीक है। dt टाइम में कितनी एनर्जी स्पेंड हुई? dE, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? दैट dE विल बी इक्वल्स टू I स्क्वायर R dt, होगी ना। तो कैन आई राइट दिस dE इज इक्वल्स टू, R को बाहर निकाल लो, I स्क्वायर dt। ये कौन सा करंट है बच्चे? ये करंट है आपका I नॉट साइन ओमेगा t, बिकॉज हमारे घर तो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, जो कि करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। तो जब ऐसा करंट होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। और ये देखो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इधर तो आ जाएगी आपकी एनर्जी, कैपिटल E लिखना भैया, मैंने ये EMF लगा दिया है ना, E लिखना, E, ठीक है। वो इतना लिखने की ऐसी आदत पड़ गई है, हर जगह ई कर लेना भाई, फिर तुम लोग मैं देखो मैं, तो इधर से ये देखना, आई एम चेंजिंग द कलर। क्या आपके पास, ये स्क्वायर लगाना भूल गई थी, क्या आपके पास इसकी वैल्यू है क्या? ये देखो ना, ये क्या है? तो हमने क्या बता दिया है? हमने प्रूव कर दिया है,
हमने ये चीज़ को प्रूव कर दिया है कि हमारे घर जो करंट आया उससे जो हीट एनर्जी डेसिपेट हुई, उस फॉर्मूले में जो हम आई यूज़ करते हैं वो आई RMS यूज़ करते हैं, आपने प्रूव कर दिया है। ठीक है, आया क्या समझ में? तो आपने क्या सीखा इस एक्टिविटी से, आराम से समझो, आप लोग लिखना, मैं इतने बोल रही हूँ। हमने बोला कि हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट आता है जिसमें करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी करती है, तो हम कैसे निकालें कि कितनी हीट एनर्जी डेसिपेट हो रही है, आखिर करंट की वैल्यू क्या लेनी है, बिकॉज आई इज कंटिन्यूसली वेरी। तो हमने कहा सिंस कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है करंट, तो करंट जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी, वो पूरी साइकिल की निकाल के एक छोटे से dt करंट के लिए लो। तो हमने वो ली, ये देखो, ये हमने ली dt। छोटे से करंट के लिए थोड़ी सी एनर्जी डेसिपेट हुई, वो किसके इक्वल है, dE इक्वल्स टू I स्क्वायर R dt। ठीक है, अब ये होमवर्क मैं पहले ही करके बैठी थी, ये होमवर्क मैंने पहले कर लिया था, तुम देख लो, मैंने कुछ नहीं किया। IRMS क्या होता है, करंट के स्क्वायर का मीन का रूट, ऐसे ही बोलते हैं ना, पहले स्क्वायर लिखते हैं, फिर एवरेज लेते हैं, खुपचे में डाल दो और फिर रूट ले लो। आई स्क्वायर का मीन क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला, वही यूज किया। इंटीग्रेशन ऑफ डी, फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया, तो रूट का स्क्वायर तो मतलब उड़ गया और इधर IRMS का स्क्वायर हो गया। फिर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो कैपिटल T फॉर अ कंप्लीट साइकिल, उसको इधर लेके चली गई, और इसको इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt जो इधर मेरा आ रहा है उसको रिप्लेस कर दिया I स्क्वायर RMS इंटू T, एक कांस्टेंट वैल्यू से। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे घर में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, उस ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर हीट एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके अंदर जो I होता है वो I पीक नहीं होता, I कोई इंस्टेंटेनियस नहीं होता, वो I RMS की वैल्यू यूज करते हैं। तो नाउ डिड यू गेट द सिग्निफिकेंस ऑफ RMS वैल्यूज? यस, RMS वैल्यूज आपको ये बताता है कि आपके घर में वोल्टेज 220 का आ रहा है, आपके घर में हीट एनर्जी डेसिपेट हो रही है, वो भी उसके अंदर जो करंट यूज कर रहे हैं वो भी IRMS वाला करंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये क्लियर हुआ तो जल्दी से मुझे चैट विंडो पे बताओ कि मैम ये क्लियर है, आप आगे बढ़ सकती हो। ठीक है, बता दो जल्दी से। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, तो तुमको ये हम आगे इसके बारे में कुछ और बता दें, है ना। जल्दी से सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। कुछ रिवाइज कराओ, अभी तक हमने क्या देखा है, आ रहा है समझ में? ठीक है, टॉपिक देखना पड़ता है इसलिए। चलो एक बात और बताते हैं आपको, बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, मुझे 12th की फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है। ओके, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एमीटर यूज किया था और वोल्ट मीटर यूज किया था। तुम सोच के बता सकते हो वो तुम्हारा एमीटर और वोल्ट मीटर कौन से करंट को और कौन से वोल्टेज को मेजर कर रहा था? दैट वाज मेजरिंग योर DC करंट और DC वोल्टेज। अच्छा, अगर वो DC करंट और DC वोल्टेज मेजर कर रहा था और ये वाले एमीटर और वोल्ट मीटर को अगर हम AC करंट के साथ या वोल्टेज के साथ लगा दें तो वो उसकी वैल्यू क्या देगा? क्या देगा बताओगे मुझे? चलो मैं तुमको बताती हूँ। हाँ, मैंने एक बात बताई कि जो हमारे घर वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट का आता है। ठीक है, और इसके साथ तुमने 10th में सुना होगा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे इंडिया में 20 हर्ट्ज होती है। इसका क्या मतलब होता है देखना ज़रा। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा साइनसोइडल ग्राफ बनता है ना। ये करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 है और इस कंप्लीट साइकिल में फिर से करंट की यही वैल्यू कब मिलेगी हमको? 0 यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, क्या पीक वैल्यू की बात कर लो। आप मुझको बताओ, करंट की एक साइकिल में करंट की वैल्यू 0 कितनी बार होती है? 2 बार। 2 बार करंट की वैल्यू 0 हो रही है। 50 हर्ट्ज
50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। ये एक वेव है, ये एक वेव एक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारा करंट ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये देखो तुम मेरे हाथ को देख सकते हो कैसे कर रहा है। तो ये जो करंट ऑसिलेट कर रहा है ये 50 बार इसकी वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी, 50 बार नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, और टोटल कितनी बार चेंज होगी करंट की वैल्यू? 100 टाइम्स। 50 टाइम्स ये पॉजिटिव आएगी, 50 टाइम्स नेगेटिव आएगी। तो टोटल 100 टाइम्स करंट की वैल्यू चेंज, 100 टाइम्स करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। और अगर मैं बोलूँ एक साइकिल में करंट की वैल्यू 2 बार जीरो होती है, एक साइकिल में करंट की वैल्यू 2 बार जीरो हो रही है, तो ये पूरी एक जो हम 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में करंट की वैल्यू कितनी बार जीरो होगी? 100 टाइम्स। लिख लीजिए, in 1 second value of current will become zero will become zero for 100 times। ठीक है, वैल्यू ऑफ करंट विल बिकम जीरो फॉर 100 टाइम्स। 100 बार करंट की वैल्यू, एक साइकिल में करंट की वैल्यू कितनी बार जीरो हो रही है? अगर तुम यहाँ से यहाँ तक ये जीरो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये फिर से जीरो हो गई। ठीक है, तो ऐसे कितनी बार कितनी साइकिल बन रही है? 50 फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। किसी को अगर थोड़ा सा झटका है 11th में तो उनको बता देते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में। ऑसिलेशन मतलब 1 कंप्लीट वेव। तो एक वेव में 2 बार अगर करंट की वैल्यू चेंज हुई, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ऐसे समझो। अब जीरो वैल्यू मैंने बोला कि 2 बार करंट की वैल्यू एक साइकिल में जीरो हो रही है, तो 50 ऐसी साइकिल है तो कितनी बार करंट की वैल्यू जीरो हुई? 100 बार। 100 बार करंट की वैल्यू जीरो हुई मतलब कितने सेकंड में? एक सेकंड में। तो अगर आप एमिटर को कनेक्ट कर दिया है अपने एसी को हम इस साइन से शो करते हैं। डीसी का जैसे ये होता है ना, तो मैं आपको अगर बताना भूल गई तो एसी का ये होता है। तो ये मैंने अगर एसी करंट से मेरे एमिटर को कनेक्ट कर दिया है तो भैया जब ऑन एन एवरेज आप देखो ये डीसी, ये उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि करंट चेंज जीरो ही है, करंट की वैल्यू ही नहीं चेंज हो रही। तो अगर एमिटर या सिंपल वोल्ट मीटर से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को कनेक्ट कर देते हैं या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं तो वो एमिटर वैसे क्या वैल्यू देगा? जीरो वैल्यू देगा, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करेगा क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा। वो क्या समझेगा? ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या मतलब? बॉडी चेंज को क्या करती है? अपोज करती है, तो वो क्या लेके चलेगा? वो जीरो लेके चलेगा। ठीक है, ये आपके कोर्स का नहीं है, अगर आपको आगे इसके बारे में पढ़ना हो तो एच.सी. वर्मा के अंदर दे रखा है। तो ड्यू टू इनर्शिया ऐसा लगेगा कि करंट की ये निडल मूव ही नहीं कर रही है, करंट जीरो पे ही रह गया है। तो डीसी करंट और डीसी वोल्टेज तो एमीटर और वोल्टमीटर मेजर कर देता है, बट हमारा रेगुलर एमीटर वोल्टमीटर एसी करंट को मेजर नहीं करता है, उसको जीरो बताता है। अच्छा, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं एसी करंट और एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए? सिर्फ नाम ज़्यादा पढ़ना है, एच.सी. वर्मा में दे रखा है। ठीक है, क्या नाम है? हॉट वायर एमिटर एंड हॉट वायर, ब्लॉक में डाल रही हूँ सिर्फ नाम याद करने के लिए। हॉट वायर एमिटर एंड वोल्टमीटर are used to measure AC current and AC voltage। ठीक है, AC वोल्टेज लिख लो। ठीक है, अगर सिंपल वोल्टमीटर और एमीटर को यूज़ करोगे तो उसको लगेगा करंट की वैल्यू हमेशा जीरो ही रह गई। वो इतनी मतलब आप फ्लक्चुएशन देखो ना, इतनी जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा है कि उसको लग रहा है कि वो मूव ही नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट ही रह गया है।
100 बार 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 100 बार जीरो हो गई तो जीरो ही लगेगी ना उसको, तो वो जीरो ही ले लेता है। ठीक है, क्या आती है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अच्छा, एक चीज, सर्किट थ्योरी। थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट थ्योरी, इसमें क्या पढ़ते हैं थोड़ी देर देख लेना मेरे साथ। हम एक चीज से जो अडेप्टर्स होते हैं, अडेप्टर्स, अडेप्टर, हाँ, तो उनमें 50-60 हर्ट्ज होते हैं, लेकिन उनमें एसी वोल्टेज भी ज्यादा होती है एक बार पे, इनपुट और जो वैसे देते दोनों। फिर से बोलो वो तो पूरी बात। जो अडेप्टर्स होता है उसमें 50-60 हर्ट्ज होता है एसी, हम्म। और जो अपना उनका वोल्टेज होता है एसी वोल्टेज, हम्म। जैसे इनपुट या फिर वो अपन पॉइंट से ले रहे हो, चार्जिंग पॉइंट से, तो हम्म। दोनों एक सेम टाइम पे होते हैं। अगर हम उसको यूज करते हैं तो फिर आप तो कह रहे हो जीरो हो जाते हैं, जीरो, अरे तुमने सुनी नहीं मेरी बात। करंट जीरो हो जाता है एमीटर, आपके। एमीटर मेजर करके क्या है आपके एडेप्टर में, एमीटर थोड़ा ना मेजर कर, एमीटर थोड़ा नहीं ना लगा नहीं होता है। नहीं, ओके मैम। है ना, मैं जीरो क्या बोल रही हूँ, करंट तो चेंज हो रहा है। मेरी ख्याल से शायद तुमने गलत ले लिया या मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने तो सिर्फ ये बोला कि अगर आप एमिटर, रेगुलर एमिटर से जो उससे अगर आप एसी करंट को मेजर करोगे तो वो उसको मेजर जीरो बताएगा। समझ रहे हो मेरी बात वेदांत? करंट तो कंटिन्यूसली वेरी कर ही रहा है, बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, ठीक है, बट एमिटर उसकी रीडिंग जीरो दे रहा है। समझ में आई कि वेदांत मेरी बात? बताओ जल्दी से बेटू। यस, क्या हुआ वेदांत, कहाँ गए? चलो, सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी में हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्किट थ्योरी में हमने इंडक्टेंस देखा, ठीक है, ईएमआई के अंदर हमने कैपेसिटर भी देख लिया और हमने रेजिस्टेंस भी देख लिया। और तुमको शायद मैंने ये बात भी बताई थी, ये तीनों एक जैसे होते हैं, ठीक है, ये तीनों चीज़ें शेप एंड साइज पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि जब एक रजिस्टर में करंट, एसी करंट फ्लो करता है, एक इंडक्टर के अंदर एसी करंट फ्लो करता है, और एक कैपेसिटर के अंदर जब एसी करंट फ्लो करता है, तो वोल्टेज और करंट में क्या क्या फ़र्क आता है या कैसी वैल्यूज़ आती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, देखना आप लोग। पहला सर्किट डायग्राम समझ में आ गया? क्या सर्किट थ्योरी क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक बता रही हूँ, आराम से देख लो, बहुत इजी वाला बता रही हूँ। हम पढ़ रहे हैं कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को जब एसी करंट देंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज योर प्योर रेजिस्टेंस, ठीक है। प्योर का मतलब क्या है? सिर्फ हमने रजिस्टर को लगाया है। प्योर रजिस्टर का मतलब क्या होता है बच्चे? प्योर मतलब इस सर्किट में कुछ और नहीं है, सिर्फ रजिस्टर है, ठीक है, और उसको आपने एसी करंट दिया, वोल्टेज दिया, तो इधर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? वी नॉट साइन ओमेगा टी। आर रेजिस्टेंस है, उसके कारण आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? V बाय आर, दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ठीक है। तो इधर से आई, ये क्या आ गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, मैं चैट विंडो पे आऊंगी, फेज डिफरेंस की बात करें। फेज डिफरेंस इन करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के फेज डिफरेंस की वैल्यू बताओ फटाफट, जल्दी से सब लोग। फेज डिफरेंस, ओमेगा टी फेज होता है, ठीक है, ओमेगा टी थीटा फेज, पढ़ा होगा ना थोड़ा सा 12th के 11th के अंदर। फेज डिफरेंस नहीं आता? चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। फेज डिफरेंस बेसिकली करंट में ये है, फेज की वैल्यू ओमेगा टी, वोल्टेज में कितनी है? ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस क्या है? ज़ीरो। फेज डिफरेंस क्या है? ज़ीरो है, ठीक है, देर इज़ नो फेज डिफरेंस। तो नो फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है? इसको अब हम फेजर डायग्राम के थ्रू मैं शो कर रही हूँ, सब लोग देखना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फेजर डायग्राम। क्या था क्या?
11th के अंदर फेजर डायग्राम, ऑसिलेशन चैप्टर में फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम आराम से देखो, बहुत सिंपल है, आ जाएगा समझ में। ये मैंने ग्राफ, ये मेरा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, देखो ये मेरा वोल्टेज है वी नॉट। वी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पीक वैल्यू, ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी, ये फेस, इतने फेस पे अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस लेना चाहूँ, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन और वाई एक्सिस लेना चाहूँ तो बच्चे को कितना आएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही आएगा ना। प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे मतलब कॉम्पोनेंट ऑफ वी नॉट ऑन वाई एक्सिस, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ? प्रोजेक्शन, ठीक है, समझ में आता है। ये ऐसे लिख लो, कॉम्पोनेंट ऑफ वाई, ऑफ वी नॉट ऑन वाई एक्सिस कितना है? वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब आप ये बताओ, करंट जब आप निकालते हो उसमें जो वी वोल्टेज है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या करंट की वैल्यू आर टाइम छोटी हो रही है वोल्टेज के कंपैरिजन में? हाँ, क्या ये बात समझ में आती है? आर का फैक्टर हो गया ना डिवीजन में, तो वो वोल्टेज से करंट की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो मैंने, क्योंकि वो भी ओमेगा टी फेज है, आई किसके इक्वल है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बच्चे मैं अगर इसको भी रिप्रेजेंट करूंगी तो इसी लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगी, ये आई नॉट है। बट मैं क्या बोलूंगी? थोड़ा सा एरो उसका नीचे लिखा है, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कंपेयर टू वी नॉट थोड़ी सी कम है, ठीक है। अब इसका भी प्रोजेक्शन मैं अगर लेना चाहूँ वाई एक्सिस पे तो वो क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया फेजर डायग्राम। इसको सिंपल तरीके से लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? जिस डायरेक्शन में वी नॉट है उसी डायरेक्शन में आई नॉट है, और उसको फिजिक्स की टर्म में हम बोलते हैं वी नॉट एंड आई नॉट आर इन सेम फेज, ठीक है, वो एक साथ 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 सेम फेज में है। ये लिख लो, लिखो और बताओ हो गया तो जल्दी से लिखो। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, इससे हमने क्या समझा कि वी नॉट एंड आई नॉट आर इन सेम फेज बिकॉज देयर फेज डिफरेंस इज जीरो। कोई फेज डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? दे आर इन सेम फेज। इसका बहुत महत्व है, ठीक है, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंस, इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंस इस ग्राफ की। लेट मी चेंज द कलर, इस कलर, ये वाला ग्राफ, ये इसका सिंपल फॉर्म है। अगर सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो ये फॉर्म याद रखना, और ये लाइन को ये लाइन मैं बहुत यूज़ करूँगी और तुमको भी MCQs में यूज़ करनी पड़ जाएगी, ठीक है। MCQs के 2-3 क्वेश्चंस होंगे इससे। तो व्हेन इन प्योर रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, ठीक है। करंट की वैल्यू वोल्टेज के कंपैरिजन में आर टाइम्स कम होती है, तो इसलिए हमने उसका एरो भी छोटा रिप्रेजेंट कर रहा है टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है। एक ही ग्राफ में आपने V को भी रिप्रेजेंट किया, I को भी। ये जो लाइन है, ये जो आपकी ओमेगा टी एंगल जो लाइन बना रही है, वो आपको पीक वैल्यूज दे रही है। उस अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में ग्राफ पे बेस्ड आ जाए तो यू शुड नो कि इस लाइन पे जो वैल्यू है वो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू, और जो y पे प्रोजेक्ट हो जाएगी वो आपको AC की वैल्यू, मतलब I, टोटल I की वैल्यू या टोटल B की वैल्यू देगी एट पर्टिकुलर टाइम। मतलब आप यहाँ पे ले रहे हो तो इस समय पे करंट की वैल्यू क्या है, तो वहाँ वो करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ I नॉट इस पे और V नॉट की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये बात समझ में आती है? जल्दी से मुझको बताओ। यस मैम। ओके बेटा, तो अब अगर मैं इसी का साइनसोइडल ग्राफ बनाना चाहूँ तो साइनसोइडल ग्राफ देख लो, बस ये लास्ट टॉपिक है ना। ये साइनसोइडल ग्राफ देखो,
ये साइनसोइडल ग्राफ, ये तो मैंने बनाया किसके लिए, वोल्टेज के लिए, ठीक है, ये मेरा वोल्टेज के लिए है। अगर मैं ये फिर से मुझे क्या देगा, V नॉट, दिस विल गिव मी V नॉट। अगर मैं I के लिए बनाऊंगी तो सिंस दे आर इन सेम फेज, तो वो हाथ पकड़ के चलेंगे ना, तो सेम फेज में है, तो जब I 0 है तो V भी 0 है, और I से जब V 0 है तो I 0 है, क्योंकि वोल्टेज होगा तो ही तो करंट फ्लो करेगा। और जिस समय वोल्टेज ने अपनी वैल्यू मैक्सिमम अपनाई, उसी समय करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, होगी ना, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, है ना। और छोटी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि करंट की वैल्यू कंपेयर टू वोल्टेज, पीक वैल्यू उसकी छोटी होती है, ठीक है, ये देखो। बट दोनों की मैक्सिमम वैल्यू एक साथ आएगी, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू एक साथ आएगी, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया, लिख लो, ये लिख लो सब लोग। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V नॉट साइन ओमेगा टी। देखो मैंने पीक वैल्यू पे नहीं लिखा है, पीक वैल्यू तो V नॉट लिख दी है मैंने, और ये कहीं भी डाल लो, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आखिरी की ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है, इजी सी है बच्चों, ये दो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये देख लो, लिख लो और बताओ हो गया क्या। ये कहलाता है वेव डायग्राम, ऊपर आपका फेजर डायग्राम था और ये है वेव डायग्राम। बार बार बोलूँगी, बहुत इजी प्यारा छोटा चैप्टर है, कल एक दिन और थ्योरी करेंगे, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, फिर तो तुमको मज़ा आएगा ही आएगा, है ना। ये भी मैथ्स ही है, तो आई होप इतनी बुरी नहीं लग रही होगी, बट रिवाइज द क्लास। चलिए बताओ, लिख लिया क्या सब लोगों ने? यस मैम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, जैसे जैसे आज तो तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास सुबह होगी, अगर तुम्हें थोड़ा और जल्दी पता लग जाए ना तो मुझे बता दिया करो, जैसे एक दिन पहले पता लग जाए। कौन से दिन? जिस दिन मेरी क्लास नहीं है। अगर मेरी क्लास नहीं है, जैसे कल मेरी क्लास नहीं होती तो, बट मुझे क्लास लेनी है, तो अगर 5 बजे वाला स्लॉट अगर खाली मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी क्लास। तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी बिफोर टाइम, जैसे भी तुमको अगर बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे अपनी 9-10 को भी स्लॉट करना पड़ता है, उनका टाइम भी, तो अपन जिस दिन मेरी क्लास नहीं है उस दिन भी वही 40-45 मिनट्स के सेशन रख सकते हैं उनके 5 बजे वाले टाइम पे। तो अगर तुम्हें लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है क्या? क्या बेटा? लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है क्या? हाँ हाँ, तुम छूट गए थे क्या? हम तुमसे बात कर रहे थे। हाँ मैम, थोड़ा सा बीच में इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हुआ है बेटा, पूरा रिकॉर्ड हुआ है, बिल्कुल रिवाइज करना, रिकॉर्डेड देखना, खुद लिख लिख के करना। हमेशा मेरी क्लास से पहले 3 बार रिवीजन आप लोगों का सेल्फ रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ रिवाइज द लेक्चर एंड डू लेट मी नो कि अगर आप लोग फ्री हैं, अगर सुबह के टाइम पे फ्री हैं तो वैसे बता देना 12-1 बजे से पहले पहले, क्योंकि उसके बाद 1:30 पे मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, और नहीं तो 5 बजे वाला स्लॉट फ्री हो तो वो मुझे बता देना, वो वाला मैं तुम्हारे लिए निकाल लूँगी, बट टाइम अच्छे से बता देना। चलिए ठीक है, डू रिवाइज द लेक्चर, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, अपन मिलते हैं, और टाइम पे क्लास अटेंड किया करो सब लोग। बाय।